जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल आप लोगों का मैथ का पेपर है। तो जिसके पास समय कम हो और जो पढ़ ना पाया हो मैथ, तो उसके लिए मैं कुछ पास मार्किंग का जो छोटा वीडियो मैं लेकर आया हूँ। आप इसे मास्टर वीडियो मान के चलिएगा। इसको देखने के बाद मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यदि आप सही रूप से थोड़ा समय देकर इसको देख लिए तो आवाज़ थोड़ा ख़राब है और इस समय जो है कोई माइक वगैरह नहीं है, एक साधारण तरीके से केवल वीडियो बन रहा है आपकी मदद के लिए। आप इसे अगर देख लेते हैं तो आपका पास मार्क ज़रूर हो जाएगा। जिनको नहीं आता है वो ज़रूर देखें, जिनको आता है उनके लिए कोई बातें नहीं है। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या कह रहा है कि जो है यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि 6721 में 7 का जातीय मान। जातीय मान दोस्तों वो होता है जैसे जिसका भी जो कोई भी संख्या है, जैसे 6721 में इसमें 7 का जाति मान 7 ही है। मतलब जिसका जाति मान पूछा जाता है वो बदलता नहीं। जो भी संख्या रहेगी, जैसे इसमें 3, जैसे 23,685 है, इसमें 3 का जाति मान पूछा है तो इसमें 3 का जातीय मान 3 ही है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, इसमें भी यही सेम कंडीशन 35.246 क्या कह रहा है, 35.246 में 4 का जाति मान 4 ही होगा। मतलब चाहे वह दशमलव रहे या दशमलव से अलग ही क्यों न रहे, जाति मान कभी बदलता नहीं। उसका जाति मान, जिस संख्या का जाति मान पूछा जाता है उस संख्या का जाति मान वही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों को प्लेस वैल्यू के बारे में बताते हैं। प्लेस वैल्यू है क्या, स्थानीय मान। जिस स्थान पर अंक होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जब संख्या साधारण हो तब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखिए। जिस अंक का संख्या साधारण मतलब दशमलव वाला ना हो, जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है उस अंक के बाद मतलब दाएं में जितने अंक हो उतने उस अंक में शून्य लगाते हैं। जैसे यहाँ आप चले आइए, देख लीजिए क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। जैसे 8365 है, 8365 में 3 का स्थानीय मान है। अब यहाँ देखिएगा, ये 5 इकाई पे है और 6 दहाई पे है और 3 जो है सैकड़ा पे है। तो 3 का स्थानीय मान देखिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा हम बड़ा करके इसको बताते हैं। 8365 यही है, अभी देखिए समझ में आ जाएगा। कह रहा है 8365। अब इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 का स्थानीय मान निकालने का सबसे सरल तरीका यही है, 3 लिखिए और गुणे का रूप लगाइए। ये साधारण वाला है। तो इकाई दहाई मतलब सैकड़े पे है तो 100 का गुणा कर दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा, 100 में यदि 3 का गुणा किया जाएगा तो बराबर 300 हो जाएगा दोस्तों। तो यही है 8365 में 3 का स्थानीय मान। तो यही तरीका है दोस्तों लगाने का। तो यही सेम कंडीशन के बाद आगे चलते हैं। संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान है। अंक 5 का स्थानीय मान कितना होगा बताइए। 5 कितने पे है, सैकड़े पे है। तो 5 का गुणा जब हम 100 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 500। फिर आगे चलते हैं। सेम कंडीशन में वही एकदम सरल तरीके से आपका है कि संख्या 8000 कितना है, 8,61,432 में 6 का स्थानीय मान। कितने का, 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 देखिए कितने पे आ रहा है, 6 आ रहा है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पे। मतलब जब 10,000 में 6 का गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 60,000। समय कम के नाते दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से बताया जा रहा है। कुछ लोगों को तो कम समझ में आएगा ही, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है, वो अपना देखते रहें। अब यहाँ आपको ये तो साधारण वाला हो गया, अब दशमलव वाला आपको बताया जा रहा है। दशमलव वाला कैसे है देख लीजिएगा। जब संख्या क्या हो, दशमलव में है। कह रहा है जब संख्या दशमलव में हो, जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है उस अंक के पहले दशमलव तक जितने अंक होते हैं उतने शून्य उस अंक के पहले लगाकर दशमलव लगाते हैं। अब इसको चलिए प्रैक्टिस करते हैं, कैसे समझा जाए, कितने दशमलव होते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है। क्वेश्चन है दोस्तों 0.6243। 0.6243 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 2 का स्थानीय मान ज्ञात करने के यही तरीके है, देखिएगा दोस्तों। तो जैसे यही 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है हमको, तो आप केवल पहले 2 लिखिए। 2 लिखें
2 लिखने के बाद देखिए 2 के बाद कितने अंक हैं, 2 के बाद मतलब 2 के पहले देखिएगा 6 है, केवल एक ही अंक है, तो 2 के पहले एक 0 लगाइए और तुरंत दशमलव लगा दीजिए, मतलब कितना मिले 0.02। देखिए 2 के पहले जो है 6 है, मतलब एक अंक हुआ और एक 0 लगेगा तो 0.02। अब इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 0.02 को भिन्न का सबसे तरीका सरल, देखिए 2/100 कैसे होगा, जो 0.02 है, अब इसको जब बटे में लिखेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो एक आएगा, एक के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो बराबर कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 2/100। इसको जानते हैं, साधारण है। फिर आगे चलते हैं, आगे सेम यही है, देखिएगा 0.03579 में 7 का स्थानीय मान, तो ये देखिए 7 है। अब यहाँ आपने 7 लिखा, अब फिर देख रहे हैं 7 के पहले कितने अंक हैं, एक 5 हो गए, एक 3 हो गए, मतलब 2 अंक है, तो पहले 2 0 लिख लीजिए, देखिए एक 0 यहाँ, एक 0 और फिर यहाँ दशमलव लगा लीजिए, मतलब 0.007। और फिर 7 लिखने के बाद पॉइंट का मान 1 होता है, बटे में 1 करिए और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए। सेम कंडीशन फिर आगे चलते हैं, यही सरल तरीका है दोस्तों, जैसे इसका हुआ। और इसमें देखिए 1915.276 में 6 का स्थानीय मान पूछा है, और 6 का स्थानीय मान पूछा है। देखिए ये इस हम आपको अलग करके बता रहे हैं। देखिए 6 का स्थानीय मान, तो पहले 6 लिख लीजिए, 6 लिखें, और 6 लिखने के बाद 6 के बाद कितने अंक है, देखिए 7 है, 2 है, मतलब 2 अंक है, तो 2 0 बढ़ाइए और 2 0 के बाद देखिए दशमलव है, और 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए पहले, यही हो जाएगा। और इसको भिन्न में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 6/1000, इसका उत्तर हो जाएगा। यही है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब देखिए जब दशमलव में पूछे कि किसका स्थानीय मान सबसे अधिक है तो उसके बारे में बात करते हैं। बात कैसे करना है पहले देखिएगा, जैसे जब दूरी होती है तो ठीक है, जैसे दशमलव नहीं लगा है तो जो ज़्यादा होता है वो क्लियर हो जाता है। जैसे हमने कहा कि 5343 है और 4232 है। अब इन दोनों में हमने कहा कि इन दोनों में जो 4 है तो 4 का स्थानीय मान दोनों में किसका अधिक है, भाई सीधी सी बात है इसका अधिक है, क्योंकि ये होगा 4000 और ये होगा 40, तो इसलिए इसका ही अधिक होगा। लेकिन जब दशमलव के रूप में पूछा जाए तब जो नज़दीक होता है दशमलव से वो बड़ा होता है और जो दशमलव से दूर होता है वो छोटा होता है। जैसे 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस में है, तो पहले देखिएगा दशमलव से नज़दीक 6 किस में है, तो दशमलव के बाद ही 6 इसमें है, और ये दशमलव के 2 अंक बाद 6 है, ये दशमलव के 1 अंक बाद 6 है, ये दशमलव के 1 अंक बाद 6 है। मतलब देखिएगा सबसे नज़दीक सी वाला है तो ये सबसे अधिक स्थानीय मान होगा, और सबसे कम स्थानीय मान किसका है, ये बी का है, क्योंकि इस दशमलव के सबसे दूर तीसरे स्थान पे है और ये दशमलव पहले ही स्थान पर है। तो जो सबसे नज़दीक होगा वह सबसे बड़ा होगा दशमलव में, और जो सबसे दूर होगा वो सबसे छोटा होगा। सेम कंडीशन इसमें भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। अब 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस में होगा, सी में होगा, क्योंकि दशमलव के एक ही अंक बाद 5 है, ठीक है ना। अब संख्या इतने में 5 का स्थानीय मान, अब संख्या कितना है यही, इस 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो देखिए 5 लिख लीजिए। अब 5 लिखने के बाद 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 0 बढ़ाइए, 1 2 3 बढ़ा के एक दशमलव लगा दीजिए। अभी इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ऊपर 5 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, और 4 0 बढ़ा देंगे, तो जब 4 0 बढ़ाएंगे यही आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब 5/10,000 एसी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। देखिए थोड़ा आवाज़ ख़राब है, लेकिन आप ध्यान से यदि वीडियो को देखेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पूर्ववर्ती संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या कहते किसे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पूर्ववर्ती को और एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं परवर्ती। क्या कहते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है, परवर्ती संख्या। इसको पूर्ववर्ती परवर्ती, मतलब पूर्ववर्ती कहते किसे हैं, इसको जान लेते हैं। किसी संख्या के पहले की संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं,
इसको -1 किसी भी संख्या में से संख्या -1 किया जाता है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती पूछी गई तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। परवर्ती या पूर्ववर्ती मतलब कोई भी संख्या पूछी जाए उसमें से 1 घटाया जाएगा। अब जैसे 16 की पूर्ववर्ती आप लोग बता ही देंगे। अब यहाँ तो देखिएगा एक चीज़ और जान लीजिए, पूर्ववर्ती तो हो ही गई, और अनुवर्ती उत्तरवर्ती के बारे में पहले जान लीजिए तब बताते हैं अनुवर्ती और उत्तरवर्ती के बारे में। ये देखिए अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, किसी संख्या के बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने का जो नियम है वो संख्या +1, मतलब कोई भी संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे तो अनुवर्ती संख्या चाहे कहिए चाहे उत्तरवर्ती संख्या कहिए, ये आपका निकल जाएगा। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे एक संख्या के बारे में, 2 बड़ी संख्या छोटी संख्या। ये देखिए साफ लेते हैं। हाँ देखिए पहले आप जानिए बड़ी संख्या। अब जानिएगा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात कर रहे हैं कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1। तो ध्यान में रखिएगा, यदि बड़ी संख्या पूछे, जितनी बड़ी संख्या पूछेगी उतनी 9 लगेंगे। जैसे हमने कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो 5 बार 9 लिख देना है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 6 बार 9 लिख देना है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो 3 बार 9 लिख देना है। और छोटी संख्या की बात करेंगे तो जैसे हमने कहा 2 अंकों की छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या में 1 लिखा रहेगा। 1 के बाद अगर 2 अंक पूछे हैं तो 1 जीरो बढ़ेगा, मतलब 1 कम जीरो बढ़ेगा। जितने अंक पूछे जाएंगे उतने में से 1 कम करके आप जीरो बढ़ा देंगे। जैसे आप हमने कहा, छोटा करिए पहले इसको बता रहे हैं। यहाँ हमने कहा कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। 3 अंक की बात कर रहे हैं, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो भाई 1 तो लगेगा ही, छोटी संख्या में 1 लगता है। तो 1 लगाने के बाद 3 से 1 कम 2 होता है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो गई? 100। 1 2 3। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 लगा के 3 जीरो, मतलब 4 से 1 कम 3। 5 अंकों की 1 लगा के 4 जीरो। 6 अंकों की 1 लगा के 5 जीरो। मतलब बड़ी से बड़ी पूछे तो जितनी संख्या पूछे उतनी 9, और छोटी पूछे तो 1 लिखकर जितनी पूछे उससे 1 कम उतना जीरो बढ़ा दीजिए। बात समझ में आई? अब इसी में क्वेश्चन बनता है, इसको बताने का एक उद्देश्य था। जैसे इसमें कहा है, देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो पहले 1 लिख दीजिए और फिर जीरो, 10 हो गया। और 10 की पूर्ववर्ती मतलब -1 बराबर कितना हो गया? 9। समझ में आया ना? और 1 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए 1 की पूर्ववर्ती संख्या। 1 की पूर्ववर्ती संख्या आप घटा के करेंगे तो 0 होगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछ दे तो 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या इसमें से कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसलिए 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? इसमें से कोई नहीं। कब होगी? जब प्राकृतिक पूछे। जब प्राकृतिक न पूछे तो 0 होगा। ठीक है। अनुवर्ती के बारे में आपको बता ही दिया गया है, अनुवर्ती मतलब 1। अब जैसे ये क्वेश्चन और बन रहा है उसको भी देख लीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती, तो पहले 3 अंकों की पूछा है तो 3 9 लिख दीजिए, ये आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो गया। अब अतः 999 की उत्तरवर्ती संख्या मतलब +1 कर देंगे तो आपको 1000, ये उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब फिर देखिए एक क्वेश्चन और फिर बन रहा है। क्वेश्चन क्या है कि 4 अंक मतलब 4 9 की उत्तरवर्ती मतलब +1 मतलब हो गया 10,000। है सरल ना? एक नोट करके आपको लिखा गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। नोट में विशेष ध्यान देंगे, 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं, जो 1 होता है इसकी कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक, हमने कहा ना प्राकृतिक, क्योंकि 1 की पूर्ववर्ती 0 होती है, लेकिन 0 प्राकृतिक है नहीं, इसलिए 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती।
दूसरा, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की, जैसे प्राकृतिक संख्या में जीरो तो आता नहीं, तो एक तो प्राकृतिक संख्या किसकी है? जीरो की। जीरो की अनुवर्ती किसकी? जीरो की अनुवर्ती एक। लेकिन अगर कहा जाए कि एक किस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती है, तो किसी की नहीं है। जीरो तो है, जीरो की है, लेकिन प्राकृतिक पूछ लिया है, इसलिए प्राकृतिक जीरो नहीं है, इसलिए कहा है एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं योगात्मक प्रतिलोम। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम को कहते हैं योज्य प्रतिलोम। दो नाम से जानते रहिए, हमेशा दो नाम सबका है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ से देखिएगा कि इसमें संख्या के पहले ऋण चिन्ह लगाया जाता है। क्या करते हैं? संख्या, कोई भी संख्या हो उसके पहले ऋण चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कहा 15 का योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम -15, ऋण चिन्ह लगाना है। और -26, देखिए इसमें पहले से माइनस लगा है और हमको बाद में भी माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस जो होता है वह प्लस होता है, यहाँ +26। एक माइनस का रूल आप लोगों को बताते हैं, जो माइनस इंटू माइनस, कोष्टक के पहले और कोष्टक के बाद जब कोई चिन्ह लगता है तो जान लीजिए उसका गुणा हो रहा है। जब गुणा होता है तो माइनस इंटू माइनस बराबर +26। अब इसका हम आपको रूल बता देते हैं, थोड़ा बड़ा करके बताते हैं जिससे समझ में आवे। यहाँ देखिए, जैसे प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, और माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस, और माइनस गुणे प्लस बराबर होता है। अच्छा, इसका बताने का एक ही उद्देश्य है। बताने का उद्देश्य ये है कि आप इसको समझिए और रटिए मत। मैं इसको आपको ऐसा बता दे रहा हूँ, कभी नहीं भूलेगा आज के बाद। जैसे देखिए, जब दो समान चिन्ह हों, जैसे देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमेशा प्लस होगा। दो समान चिन्ह, चाहे वो कुछ भी हो, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों समान है, सामान्य पर प्लस होगा। अगर दोनों विपरीत हों, चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा माइनस होगा। मतलब अगर समान चिन्ह है तो प्लस और विपरीत है तो माइनस, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, तो आगे टॉपिक क्या है, ये तो हो ही गया। अब योगात्मक प्रतिलोम के बारे में, जैसे यहाँ देख लीजिए, थोड़ा भिन्नात्मक रूप में है, इसको समझना जरूरी है। जैसे कह रहा है कि 2/7 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो 2/7 है, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, 2/7 का माइनस 2/7। फिर आगे देखिए, यहाँ -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम, माइनस पहले लगा है, तो माइनस पहले लगा है तो माइनस आपको एक और लगाना है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम पर माइनस लगता है। तो जब माइनस माइनस दो समान चिन्ह मिल गए तो क्या हो गया? प्लस। समान चिन्ह पर क्या होता है? प्लस। तो 3/5 हो गया। अब चलते हैं दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम की तरफ। किस पे चलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, किसी संख्या को उलट देना। इसमें संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है, पलट उलट देते हैं। कैसे? जैसे 3/2 है और 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो 3/2 मतलब अंश है 3, हर है 2। अब इसको उल्टा कर देंगे तो अंश 2 हो जाएगा और हर 3 हो जाएगा, मतलब 2/3। समझ रहे हैं ना? हाँ, एक चीज़ और देखिए, -7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो -7/5 का जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो -7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5/7 उल्टा किया गया है। चिन्ह तो वैसे ही सेम रहेगा। यहाँ इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -9 मतलब 1/, उल्टा करेंगे तो 1/, हो जाएगा ना। जैसे 9 जो है, जब इसको ऐसे लिखा जाता है, जान लीजिए बटे में 1 होता है, जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे, और माइनस पहले से लगा, इसलिए से कोई भी संख्या हो, जैसे 5 लिखा है तो उसको जान लीजिए 5/1 पढ़ा जाएगा, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। 28 का 1/28। हाँ, एक देखिए, इसको कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम कौन है? देखिए 5/6 है, ये 6/5 है, यही जोड़ा जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक से बड़ी होनी चाहिए। जितनी भी संख्याएं हैं एक से बड़ी, मतलब एक से बड़ी होनी चाहिए बस। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से, मतलब वह एक से तो मान लीजिए सभी संख्या कटती है, तो जो स्वयं से कटे केवल, और एक से तो कटेगी, एक से क्योंकि सभी संख्याएं कटती है, जो स्वयं से ही केवल कटे वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे में आप देखेंगे 2, ये 2 है,
2 केवल 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 3 जो है 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 3 के बाद 5 जो है 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी। 5 के बाद 7 जो है 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 7 के बाद 11 के बाद 13। मतलब इस प्रकार की जितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से कटे वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख भी सकते हैं, देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। समय की बाध्यता है, नहीं तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। एग्जाम्पल, 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब ये सब जो है सभी अभाज्य संख्याएं लिखा है। तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कोड है 44 22 322 321। ये आपको बाद में बताया जाएगा, कोड बताने का भी समय नहीं है, ट्रिक बताने का, बस इसको निकाल लीजिएगा पूरी तरीके से। अब चलते हैं भाजकता नियम, इसको आप जानते रहिए, इसको मत पढ़िए, ये इसमें समय लगेगा। हाँ, अंकों से बड़ी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना। ये देखिए, इसको भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सरल है। अंकों से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाना। अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना, पहले सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, क्रमशः अंत में सबसे छोटा, मतलब एक और वही क्रम में। जैसे 2, 4, 3 है, तो अगर इसमें कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो सबसे बड़ा क्या है 4, तो उससे बड़ा क्या है 3, फिर उससे बड़ा क्या है, और सबसे बड़ा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, मतलब 4, 3, 2, मतलब 432 सबसे बड़ी है। और सबसे छोटा जब कहेगा तो सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, मतलब सबसे छोटा 243 और सबसे बड़ा 432। इसको जानते रहिए। अब इसके बाद अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना, इसको भी आप जान ही रहे हैं। तो अब इसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत अच्छा है कि 1, 2, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब 1, 2 और 5 से जितनी भी संख्या बन सकती है उस संख्याओं को आप लिख डालिए, लेकिन जो है किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे 125, 152, 215, 251, 512, 521 में देखिए सब संख्या एक ही बार लिखा गया है और इन्हीं तीनों संख्या में से उठाकर बना है। 125 1, 2, 5 से ही बना है, 152 1, 2, 5 से ही बना है, 215 1, 2, 5 से ही बना है, 251 1, 2, 5 से ही बना है, 512 1, 2, 5 से ही बना है, 521 1, 2, 5 से ही बना है। मतलब इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है किसी की, यही पूछे। आगे चलते हैं। नोट तो आप विशेष ध्यान देते चलिए। नोट में हम क्या कहते हैं कि नोट कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्येतर अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखा जाता है और शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। मतलब इसका बताने का मतलब यही है, सबसे छोटी संख्या 1 लिख के जितना पूछा जाए, जितनी संख्या पूछी जाए उससे एक कम, मतलब उससे एक कम के लिखते हैं, क्योंकि एक तो पहले से लिखा होता है एक अंक। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंक तो यही हो गया। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना जीरो बढ़ाना होगा, 3 जीरो बढ़ाना होगा। ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 और 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 लिख के 3 जीरो, क्योंकि 4 पूछा है इसलिए 3 जीरो बढ़ाएंगे। अब दोनों का अंतर मतलब घटाना, 8999। बहुत सरल है, इसी प्रकार पूछे जाएंगे। अब इसके बाद रोमन अंक की बात करते हैं। रोमन अंक आप लोग पढ़ जरूर लेंगे। जैसे 1 का है आपको पता है, 5 का पता होना चाहिए, 10 का पता होना चाहिए, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, इतने का पता है तो आप किसी भी संख्या का रोमन अंक निकाल सकते हैं। जैसे 1 का रोमन अंक 1 का ऐसा होता है, और जो 5 का होता है वो भी की आकार का होता है, जो 10 का होता है उसे यक्स कहते हैं, जो यल होता है उसे 50 कहते हैं, और जो 100 होता है उसे सी कहते हैं, और जो 500 होता है वो डी होता है, और 1000 एम होता है। तो इसका निकालने के एक तरीका आपको बता रहे हैं। इसको निकालने का जैसे तरीका
1 से 10 तक आप पढ़ डालिए। 10 के बाद जैसे इसमें 90 का कहा है 81, तो अगर आप जानते रहेंगे तो आपको जो है पता हो जाएगा। मान लीजिए ये लिखा है लंबा जाएगा, तो आप इसमें समय ना गवाइए, आगे चलते हैं। और इसको बताना हो तो बता सकते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, फिर इसके बाद हमको थोड़ा बढ़ा के बताना होगा, डिस्प्ले मेरा जो है छोटा है। 8, 9, 10, 10 का जान गए। 10 के बाद आपको किसका याद करना है? 10 के बाद आपको याद करना है डायरेक्ट जो है 50 का। 50 का याद कर लीजिए। तो 50 का कितना है? यल है। तो इसमें देखिए कैसे बड़ा है। 1 के बाद जब 11 का लिखना होगा तो यक्स के बाद फिर वही सिस्टम। 10 ही हो गया, 11, 12 का मतलब आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बिंदु, पॉइंट। एक नुकीली पेंसिल से एक कागज़ पर एक सूक्ष्म चिन्ह लगाने पर जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। देख लीजिएगा, ये बिंदु है। फिर से सुनिएगा, एक नुकीली पेंसिल से एक कागज़ पर एक सूक्ष्म चिन्ह लगाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अच्छा, बिंदु के बाद आप क्या बात करते हैं? किरण की। चलिए किरण की बात कर लेते हैं। किरण किसी बिंदु से एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति किरण कहलाती है। किसी बिंदु से एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति, जैसे कोई बिंदु है और एक ही दिशा में, मतलब इधर बढ़ा रहे हैं, जितना भी बढ़ाना चाहे बढ़ा लें, यही जो है हमारी किरण कहलाएगी। असीमित लंबाई, एक किरण हो गया। अब फिर क्या है? तल। तल को देखते हैं। तल किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई तथा चौड़ाई हो उसे तल कहते हैं। मतलब जिसमें ऊंचाई ना हो वह क्या हो? तल है। मतलब जैसे फर्श हो गया, फर्श में चौड़ाई थोड़ी, ऊंचाई थोड़ी ना होती है। फर्श क्या है? अच्छा, तलखंड भी पूछा है। तलखंड को भी देख लीजिए। तल का वह भाग जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई निश्चित हो उसे तलखंड कहते हैं। और रेखाखंड इसी वक्त देख लीजिए, जिसका मतलब तलखंड किसे कहते हैं? तल का वह भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो? निश्चित हो, उसे कहते हैं, 1 मिनट दोस्तों, उसे कहते हैं तलखंड। रेखाखंड समतल में स्थित 2 बिंदुओं को परस्पर मिलाने से बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। देखिए ये समतल है, समतल में ए बिंदु है और बिंदु बिंदु है। इन दोनों को जब हम आपस में परस्पर मिला देंगे तो यही हो जाएगा रेखाखंड। आगे चलते हैं, रेखा। तुरंत रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। रेखा, रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाने से बनी आकृति को रेखा कहते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, दोनों तरफ बढ़ाते जाइए अनंत तक, इधर से भी इधर से भी, तो यही रेखा हो जाएगी। अच्छा, टेढ़ी मेढ़ी आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? वक्र कहते हैं। अब चलिए रेखाओं के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी आपको कराया जा रहा है, और आप इतना अगर वीडियो ध्यान से देख लेंगे, एक ही बार देखिए, आपका पास मार्क बन जाएगा। रेखाओं के प्रकार: सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं। तो सरल रेखाएं सीधी रेखाओं को और वक्र रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को। तल के प्रकार: समतल, वक्र तल। वह सतह जो सभी स्थान पर एक समान हो, समतल, समान हो, एक समान। वक्र तल वह सतह जो ऊबड़ खाबड़ हो, वह वक्र तल। अच्छा, बातें हैं कोण पर, इसको भी विशेष ध्यान देंगे। कोण एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों की मध्य झुकाव से बनी आकृति को कोण कहते हैं। मतलब 2 किरणों के मध्य, किरण किसे कहते हैं? जो एक बिंदु से जिसकी असीमित लंबाई, एक बिंदु से इसकी असीमित लंबाई है और इसकी भी असीमित लंबाई है, और दोनों का झुकाव जो बीच में बन रहा है, यही कोण कहलाएगा। अब कोणों के प्रकार: कोणों को 5 भागों में विभक्त किए गए हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। अब इसको पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा भाग है? न्यून कोण, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, समय नहीं है, नहीं तो आपको पूरा एकदम बताते ढंग से। समकोण, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। देखते जाइए जल्दी जल्दी। अधिक कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। और सरल एवं रिज कोण, सरल एवं रिज कोण यही है, और ये पूरा जो है एक बिंदु है जिसका मान 180 अंश होता है। ठीक। अब बृहद कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। बृहद कोण वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 से छोटा होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। 180 अंश से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, ये बृहद कोण है। अब वृत्त के बारे में पढ़ लेते हैं। वृत्त क्या है? ये वृत्त है, ओ वृत्त का केंद्र है,
जो ए ओ ए है, मतलब केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और ए बी मतलब जो केंद्र से रेखा परिधि टू परिधि जाती है उसे हम कहते हैं व्यास वृत्त का। अब इसकी थोड़ी जो है वो देख लीजिए फार्मूला, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है और त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2 होता है। नोट करके जो दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। नोट में क्या है, वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है। यदि प्रश्न में व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालेंगे सूत्र से, त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2। जिस त्रिज्या का वृत्त बनाना है उस दूरी को प्रकार में पटरी पैमाने से नाप कर वृत्त बनाते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है तो इसे कैसे प्रकार से दूरी लेंगे 2 सेंटीमीटर का, तो इसका आपको सॉल्यूशन देखिए यहाँ साफ तरीके से बता रहे हैं। देखिए प्रकार में पहले पेंसिल लगा लें, प्रकार की नोक ओ पर तथा पेंसिल की नोक 2 पर पटरी पैमाने पर मतलब 2 सेंटीमीटर पर नापेंगे। फिर प्रकार की नोक को स्थिर करके पेंसिल को घुमाते हुए इस प्रकार वृत्त बन जाता है। मतलब इस 2 सेंटीमीटर की जो लंबाई लिए हैं एक बिंदु से, फिर इसी बिंदु से आप घुमाते जाएंगे तो ये जो है यहाँ से पूरा आपका एक सर्कल तैयार हो जाएगा। देखिए यहीं से। अच्छा जीवा किसे कहते हैं इसको भी देख लीजिए। जीवा वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। और यहाँ नोट करके जो दिया है उसको जरूर पढ़ेंगे। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जो वृत्त की ये सबसे बड़ी जीवा यही है जो केंद्र से होकर जाती है। अच्छा प्रश्न जो है पूछा है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त कीजिए। अब देखिए 7.2 सेंटीमीटर का आप जैसे एक बिंदु लेंगे और 7.2 सेंटीमीटर ले लेंगे और प्रकार जो है आपका इसी ओ बिंदु पर आपका जो है प्रकार रखा रहेगा और पेंसिल की लंबाई जो बीच की चौड़ाई होगी मतलब लंबाई चौड़ाई 7.2 सेंटीमीटर होगी और इसी ओ बिंदु से आप जो है अपना प्रकार रखिए एक बड़ा सा ऐसे जो है ये तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है एक वृत्त खींच देंगे। एक ये तो कई बन गया, तो ये आपका हो ही गया है। अब आपको ले चलते हैं कोट पूरक कोण। इसको ज़रूर जान लीजिए, 1 नंबर का पक्का पूछा जाएगा। इसको जो है इतना तरीके से बता दिया जा रहा है कि आपको आ जाएगा। कोट पूरक कोण किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए। यदि 2 कोणों का योग 90 अंश हो, ऐसे कोण को एक दूसरे को कोट पूरक अथवा पूरक कोण कहते हैं। मतलब कोट पूरक को पूरक कोण भी कहते हैं। जैसे 40 एवं 50 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो इन दोनों कोणों का योग ही कोट पूरक कोण कहलाएगा। 30 और 60 हुआ, इन दोनों कोणों का योग ही जो है कोट पूरक कोण कहलाएगा। अब कोट पूरक कोण निकालना हो तो 90 माइनस जो कोण दिया है उसमें से 90 माइनस थीटा मतलब 90 और माइनस करेंगे जो कोण दिया है वो कोट पूरक कोण निकल आएगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 20 अंश का कोट पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 20 अंश पूछा है तो जो है अगर हम इसको लगाना चाहें तो 90 में से कोण कितना है 20 घटा देंगे तो 70 और 70 20 कितना होता है 90। समझ नहीं आ रहा है फिर सुन लीजिए। 20 अंश का कोट पूरक कोण ज्ञात कीजिए। जैसे 20 अंश है और हमको पता है 2 कोणों का योग 90 अंश जो होता है वही कोट पूरक कोण है। तो अगर पहला कोण 20 है, हमको नहीं पता जैसे फार्मूलास निकालना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए। हमको 20 अंश दिया है तो 20 अंश और दूसरा मान लेते हैं x और दोनों कोणों का योग कोट पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 अंश होता है। तो अब देखिए x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 20 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 90 माइनस 20 बराबर 90 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 70। मतलब x का मान 70 यानी कोट पूरक कोण क्या होगा 70। अब 80 का कोट पूरक कोण 10 अंश। अच्छा समपूरक भी पढ़ लीजिए, समपूरक भी बहुत ज़रूरी है। समपूरक कोण यदि 2 कोणों का योग 180 अंश है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे को समपूरक कहते हैं। मतलब उसका 90 था, इसका 180 अंश है। जैसे समपूरक कोण को निकालना है 180 में से कोण को घटा देंगे, उसमें 90 में से कोण को घटाया जा रहा था, इसमें 180 में से कोण घटाए जाएंगे। अब जैसे इसका देख लीजिए, चाहे ये सब तरीका समझ लीजिए चाहे जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। 50 अंश का समपूरक कोण मतलब 180 में से जब 50 घटा देंगे तो 130 आ जाएगा, यही समपूरक कोण कहलाएगा। और नहीं तो आपको पता ही है, पता क्या है आपको पता है यदि 50 अंश का समपूरक कोण मतलब 50 अंश हो गया और इसका समपूरक कोण हम x मान लेते हैं और x बराबर इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। भाई सीधी बात है। अब x बराबर जो हो जाएगा
180 माइनस 50 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 130। तो 130 अंश जो है वह समपूरक हो गया। आगे चलते हैं, कोण अर्धक। कोण अर्धक के बारे में पढ़ते हैं। कोण अर्धक, एक कोण को दो बराबर भागों में बांटना कोण अर्धक कहलाता है। कोण अर्धक करना या रचना करना, तो इसको रचना करने के लिए अभी आपको समय लगेगा और इसको पढ़ने में, तो इससे अच्छा है क्या नाम है, कोण अर्धक को अगर करना है पढ़ लीजिए। हो सकता है अगर दिमाग आ ही जाए तो दिमाग में बैठा लेना, बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले देखिए, कोण अर्धक मतलब एक कोण को दो बराबर भागों में बांटना ही कोण अर्धक कहलाता है। कोण अर्धक करना, तो कोण अर्धक करना जैसे 60 अंश है, इसको दो बराबर भागों में 30-30 में बांटेंगे। तो इसको बांटने का एक प्रमेय मैं बता दे रहा हूँ, रचना। तो उसी को अगर आप देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे कह रहा है रचना क्या है, सर्वप्रथम ओए एक किरण खींचकर, ओए मतलब ये देखिए ओए है, एक किरण खींचकर 60 अंश का कोण बनाएंगे। आप अपने पटरीय प्रकार की सहायता से एक 60 अंश का कोण बना लीजिए, जो कि प्रश्न में दिया है। अब ओ पर जो ए ओ बिंदु है, इस पर नोक रखकर पेंसिल से दोनों किरणों के बीच में एक चाप लगाएंगे। मतलब आप जब नोक रखेंगे ओ पर, तो एक चाप लगाएंगे दोनों किरणों के बीच में। ये देखिए आपको, ये देखिए एक किरण ए हो गया और एक किरण ए हो गया। जब आप ओ पर चाप रखेंगे तो ये देखिए चाप लगा ना दोनों किरणों के बीच में। अब फिर कह रहा है दोनों किरणों के बीच में एक चाप पी क्यू लगाएंगे। ये देखिए पी मान लीजिए इसको, और इसको क्यू मान लीजिए जो चाप लगाया। फिर पी पर प्रकार की नोक रख कर एक बार पी पर रखिए। ये पी पर रखेंगे तो एक टिक यहाँ, एक चाप यहाँ लगेगा, और जब क्यू पर रखेंगे तो एक यहाँ लगेगा। एक दूसरे को जहाँ ये काटते हैं, ये सीधी जब मिला देंगे तो आपका यह कोण अर्धक तैयार हो जाएगा। देखिए, अच्छा 60 अंश का कोण जब बनाना हो, 60 अंश का कोण बनाना हो पटरीय प्रकार से, तो कैसे बनाएंगे इसका रचना समझ लेते हैं। अच्छा, रचना समझने के लिए पहले सुन लीजिए 60 अंश का कोण पटरीय प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे। सर्वप्रथम लगभग किसी भी लंबाई की, आप यहाँ 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 ही सेंटीमीटर लीजिए या कम ही लेना। 5 सेंटीमीटर की किरण ओए खींचा, एक ओए आपने एक किरण खींचा 5 सेंटीमीटर का। इसको सही तरीके से खींचेंगे, घबराइएगा नहीं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर का। प्रकार की नोक ओ पर रखकर एक चाप पी आर खींचा। मतलब ये जो ओ पर नोक प्रकार की रखेंगे और एक चाप देखिए खींचा गया, ये देखिए पी आर खींचा गया। देखते जाइएगा, उसी दूरी पर जो चाप आप लगाए, जो एक पी आर खींचे हैं, जो चाप लगाए, उसी दूरी पर कहाँ गया, एक मिनट, उसी दूरी पर ओपी से पी पर प्रकार रखकर, मतलब ओपी ये है, अब यहाँ पी पर प्रकार रखा गया है, पी पर प्रकार रख कर चाप पी आर लगाया। मतलब अब एक चाप और लगाना है, जिसे आप चाप पी आर, मतलब यहाँ लगेगा चाप, पी आर पर चिन्ह लगाया, ठीक है। उस चिन्ह को क्यू, मतलब जब पी आर पर चिन्ह लगाया हमने, देखिए पी आर पर चिन्ह लगाया और इसको क्यू नाम दिया गया। फिर बिंदु ओ से, अब बिंदु ओ यही है, अब ओ से क्या नाम किया गया, इसको जिस बिंदु से पी आर पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको मिला दिया गया। यही 60 अंश का कोण बन गया, सबसे सरल कोण 60 अंश का। इस प्रकार आप बना लेंगे 90 अंश का, बहुत सरल है। अब आते हैं, आपको चित्रग्राफ पढ़ाते हैं, पिक्टोग्राफ जिसे कहते हैं। बहुत सरल तरीके से पिक्टोग्राफ आपको बताएंगे, आप बेधड़क होकर पिक्टोग्राफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, पिक्टोग्राफ में आपको बता दें, चित्ररेखा पिक्टोग्राफ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है। चित्ररेखा आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शन को पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब जैसे आंकड़े कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से देखिए बन रहा है कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त सूचना को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे मोटरसाइकिल है, 3 दिन, यह बच्चा जो है 30 विद्यार्थी हैं। अब 30 विद्यार्थी उनके प्रतिदिन जो है आने जाने का, मतलब 10, 16, 16, 7 जो है 23, 23, 4, 27 और 3, 30। 3 बच्चे मोटरसाइकिल से आते हैं और 4 बच्चे सार्वजनिक बस से आते हैं और 10 बच्चे स्कूल से आते हैं और 6 बच्चे साइकिल से आते हैं, 7 पैदल आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है,
अब यहाँ पिक्टोग्राफ में करना क्या है देख लीजिएगा। माना ऐसे कोई भी चिन्ह ले लीजिए, आप ज़रूरी नहीं है यही बनाइए, आप जो है फूल बना सकते हैं या ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी करिए। बराबर एक विद्यार्थी, तो स्कूल आने के साधन एक बनाइए और एक विद्यार्थी बनाइए। तो मोटरसाइकिल से 3 आते हैं तो तीन मुंडी बना दीजिए। सार्वजनिक बस से 4 आते हैं तो 4 मुंडी बनाइए। स्कूल बस से इतने आते हैं, इतने मुंडे बनाइए। साइकिल से इतने आते हैं तो इतने मुंडी, पैदल इतने। तो इतने सरल है, सबसे सरल यही है। इसको आप देखते हैं। अब जैसे एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। तो आप देख रहे हैं गुलाब के 300 फूल लगे हैं और गेंदा के 250 लगे हैं, जूही के फूल 100 लगे हैं, डहेलिया के 150 फूल लगे हैं और रजनीगंधा के 450 फूल लगे हैं। रजनीगंधा के 450, डहेलिया के 150, जूही के 100, गेंदा के 250, गुलाब के 300। तो ध्यान में रखिएगा, आपको एक पैमाना मानना होगा। एक फूल छापिए और इस फूल इतने बराबर 50 पौधे ले लीजिए। जैसे गुलाब के 300 पौधे लगे हैं तो 300 पौधों को अगर हम इसके बराबर 50 पौधे लेंगे तो गुलाब के जब हम पौधों को इस प्रकार चिन्ह बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 चिन्ह बराबर कितने हो जाएंगे? 300 गुलाब के पौधे। चूँकि एक चिन्ह बराबर हम कितने माने हैं? 50। और गेंदा के 250 हैं तो हमको 1 2 3 4 5 ही चिन्ह बनाना है। क्यों? क्योंकि एक चिन्ह बराबर हमने माना है 50 पौधे। तो पैमाना मारकर आप बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया गया है। अब यहाँ से आते हैं दंड आलेख के बारे में पढ़ते हैं और दंड आलेख के डायरेक्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। वह प्रश्न क्या है, चूँकि समय कम है। एक कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाया गया है। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ये शिक्षार्थी हैं, अमिता हैं, इनका प्राप्तांक 450 है। नमिता हैं 300 पाई हैं, दीप्ति 400 पाई हैं, अजय 350 पाया है, अमर 500 पाया है, नाजिया जो है 550 पाई। अय पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए एक पैमाना है और पैमाना 1 सेंटीमीटर 100 अंक है। तो यहाँ नीचे अमिता का नाम हो गया, नमिता, दीप्ति, अजय, अमर, नाविया और ये अंक हो गए। पैमाना 100 लेना है क्योंकि 1 सेंटीमीटर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब हमको देखना क्या है कि जो है अमिता कितना नंबर पाया है। अमिता 450 पाया है तो सीधी बात है 500 और 400 के बीच में सीधाने पे यही ग्राफ ऐसे बनेगा। अब नाजिया कितनी पाई, तो इस प्रकार बनेगा। आप बड़े आराम से बना सकते हैं। अच्छा, वृत्त रेख, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, 100% आएगा इसका। अब वृत्त रेख क्या है, ये इसे कहते हैं पाई ग्राफ। आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्यखंडों द्वारा निरूपित करना पाई ग्राफ कहलाता है। अच्छा, ये जानते रहिए जो एक वृत्त होता है, इस वृत्त में जो पॉइंट, इस पूरे पॉइंट में जो कोण होता है बिंदु का, ये 360 अंश के बराबर होता है। कितने अंश के बराबर होता है? 360 अंश के। तो जैसे एक क्वेश्चन मिला है हमको, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। डिग्री में हो तो कुल 360 मानते हैं, ठीक है, डिग्री में हो तो कुल 360 मानते हैं। जैसे इसमें इस प्रकार का ग्राफ बना है, 120 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, 50 डिग्री दिया है और यहाँ यक्स दिया है। तो यक्स का मान निकालना है और हमको पता क्या है, इस पूरे सर्कल का जो मान होता है वो 360 होता है। तो हमको 100 इस पाँचों कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों भागों को जोड़कर बराबर 360 के दिखाना है। और फिर जब इसको पाँचों 120 40 60 50 को जोड़ेंगे 270 आएगा और 270 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसका मान 90 आ जाएगा। जब इसका मान 90 आएगा तो आप सभी को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर आएगा। अच्छा, जब प्रतिशत में दिया हो तो कुल 100% मानते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जब प्रतिशत में दिया हो तो कुल कितने मानते हैं? 100%। जैसे देखिए 20% दिया है, इसमें 10% दिया है, 25% दिया है, तो टोटल पूरे को आप 100% मानिए। ये पूरा कितना है? जब प्रतिशत में दिया हो तो पूरा 100% मानिए और डिग्री में दिया है तो 360 डिग्री। तो जब पूरा 100% है तो जब ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 25 हो गया, सीधी बात है 20 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, जो एक्स हो गया पूरे बराबर हो गए 100%। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 55% और इधर बराबर 100%, तो एक्स इधर है
तो 55 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मतलब x बराबर कितना है 45%। वैसे भी दिमाग में लगा लीजिए, ये 20 हो गया, ये 20 10 30 हो गए, और 30 और 25 55 हो गए, तो अगला सीधी बात है 45 का बचेगा, क्योंकि ये पूरा 100 का है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो उसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि वीडियो ऐसा नहीं बनाया जाता है। लेकिन आप लोग देखिए, समय कम के कारण जो है वीडियो ऐसे ही बनेगा। कल ही पेपर है, अब इसको आप समझ सकते हैं, ये डिग्री में हो तो। अब किसी ग्राफ में आपको सबसे अधिक शिक्षार्थी और उत्तीर्ण के बारे में हम बता रहे हैं, तो लगभग अभी काफ़ी वीडियो लंबा बनता जा रहा है, तो इतना तो आप देख ही लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अच्छा, बारमास वाला फार्मूला देख लीजिए, आप तो इसका तो जानते ही हैं। ये जो बारमास का नियम होता है, ये तो आप सभी लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, या मतलब मल्टीप्लिकेशन, या मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन। अब देखिए, पहले जो है रेखा कोष्ठक टूटता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहले कोष्ठक टूटेगा तो पहले रेखा टूटेगा, तब छोटा, तब मझला, लास्ट में बड़ा टूटेगा। का मतलब पहले गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, अब पहले भाग करेंगे, का तोड़ेंगे, का मतलब गुणे का चिन्ह लगा देंगे। जहाँ का रहेगा उसको तोड़ के गुणा का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन गुणा नहीं करेंगे, पहले भाग करेंगे, गुणा करेंगे, तब जोड़ेंगे, तब घटाएंगे। तो एक फार्मूला जो है देसी में लोग कहते हैं, पहले का को तोड़ दिए, का मतलब कोष्ठक को, ता दे भाग, उसके बाद भाग दीजिए, गुणा करे पुनः जोड़ लो, ऋण को देव घटाए। ये आप अपने दिमाग में बैठाए रहिए। एक और इसमें जो है, इसको अगर समझ पाते हैं तो समझ लीजिए, तो अगर यदि समझ लेते हैं तो जान लीजिए बहुत अच्छा है। ये सूत्र है, सूत्र आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका सवाल 100% सही होगा। एक मिनट, सूत्र जो है बताने के लिए थोड़ा हमको स्पेस चाहिए। यहाँ जैसे सूत्र में है, देखिएगा, ये सूत्र क्या है, बच्चों की संख्या बटे कुल बच्चे गुणे 360। हमेशा ध्यान में रखेंगे, मतलब नीचे कुल रहेंगे, जो संख्या दिया रहेगा गुणे हमेशा 360 से मल्टीप्लाई रहेगा, और ये फार्मूला यहाँ से बनकर आता है। हाँ, सबसे अधिक विद्यार्थी जो है किस श्रेणी में है, प्रथम श्रेणी में, ये आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अच्छे तरीके से बीजगणित का पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। जो भी गलती हुई, त्रुटि हुई हो, उसको माफ़ करिए, लेकिन आप इस वीडियो को ये देख लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। एक मास्टर क्लास।